हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्लाइकोजन से। देखो, सबसे पहले ये समझिए कि ग्लाइकोजन है क्या। ये है एक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि ये है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। उसमें यूनिट 2 का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो पार्ट 4 है, जिसमें ग्लाइकोजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे किया जाता है, मींस ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, साथ ही साथ ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, फिर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेज है वो कौन कौन सी होती हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दिए गए हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की, उनके साथ आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जो पीडीएफ्स है इन सारी क्लासेस के वो आपको मिल जाएं। साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आती है, कोई भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस आते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, तो वो आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्लाइकोजन से। देखो, सबसे पहले ये समझिए कि ग्लाइकोजन है क्या। ये है एक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि ये है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसी को ही हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड में भी ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, होमो का मतलब होता है सेम या सिंगल। एक ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो, उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये, मतलब इसको आप लोग एनिमल स्टार्च के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करना है तो वो इसी फॉर्म में ही स्टोर होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। जैसे प्लांट में आप लोगों ने स्टार्च सुना होगा, वैसे ही एनिमल्स के अंदर होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। किससे मिलकर बनता है ये, इसका मोनोमर है ग्लूकोज। तो मोनोमेरिक यूनिट जो इसकी होती है, मोनोमेरिक यूनिट, वो है ग्लूकोज। ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसके अंदर जो अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे। अब इसी के साथ ही साथ इसकी एक और कहानी भी है कि किस तरीके से इसको स्टोर किया जाएगा और क्यों स्टोर किया जाता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने खाया स्टार्च। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने खाया स्टार्च। अब जब आप स्टार्च खाते हैं तो वो टूटता है ग्लूकोज के अंदर। क्लियर। मान लीजिए कि आपने एक रोटी खाई तो ग्लूकोज बना। ग्लूकोज ने आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है। अब इसके बाद आपने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, तो जिसके बाद जो ब्लड शुगर लेवल है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका हाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो एक्सेस ग्लूकोज को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है इनटू ग्लाइकोजन, कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। क्लियर। और इसी एक्सेस ग्लाइकोजन को हम स्टोर कर लेते हैं लिवर और मसल्स के अंदर। लिवर में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8% होता है, बाकी का बचा कुचा मसल्स के अंदर ये 1 to 2% होगा। ठीक है, तो जब आप ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हो
मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हो ग्लाइकोजन में, तो वो स्टोर होगा लिवर या मसल्स में जब एक्सेस ग्लूकोज होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने सुबह खाना खाया 9 बजे और 3-4 बजे तक मेरा ब्लड शुगर लेवल नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर लूँगी एज एनर्जी। तो फिर क्या होगा, जो ग्लाइकोजन मैंने स्टोर किया था उसको हम वापस से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का बनना, यही सारी चीज़ें आती हैं ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में। मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ ताकि और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है, और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का बनना, यही होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म अगर आपको याद हो तो मैंने 2 प्रकार का बताया था, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं, तो यानी जब बड़े मॉलिक्यूल को मीन्स ग्लाइकोजन को आप ग्लूकोज के अंदर तोड़ रहे होंगे, उसको आप कैटाबॉलिज्म कहेंगे, और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस। क्या ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है? आप कहोगे बिल्कुल, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। लेकिन वहीं पे जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक पाथवे। समझ में आ गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको अब इसके अंदर पढ़नी है। पहले मैं आपको ग्लाइकोजेनेसिस और फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये दोनों चीज़ें करवाऊंगी। बहुत छोटी छोटी सी साइकिल है, 2-2 3-3 स्टेप्स की हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड होता है, लीनियर, और फिर ये ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। ऐसे ही काफ़ी एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होगा इसका। ये देखो इतना एक्सटेंसिव ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ये सब ग्लूकोज की यूनिट है, छोटी छोटी सी ग्लूकोज की यूनिट्स है जो आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन का प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है ग्लूकोज की यूनिट। अब अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो लीनियर स्ट्रक्चर में 1 और 4th इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, और अगर ब्रांचेस है तो 6th और 1st इनके बीच में बॉन्ड होगा। सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। शुरुआत किससे होगी? ग्लूकोज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये ग्लाइकोलाइसिस में भी बन रहा था, ये HMP शंट में भी यूज़ हो रहा था, ये यहाँ पर भी यूज़ होगा, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस में भी यूज़ होगा। ठीक है, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होता है। तो हर जगह आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? एंजाइम भी सेम ही यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज। अब इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, फिर इसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बनेगा UDP ग्लूकोज, ये होती है ब्रांचेस। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यूरिडिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट, तो इनको हम ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से, ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से और बना लेंगे फाइनली ग्लाइकोजन। दोबारा सुन लो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर UDP ग्लूकोज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स और ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से ग्लाइकोजन बना दिया जाएगा। इस ग्लाइकोजन को लिवर और मसल्स तक भेज दिया जाता है, लिवर एंड मसल्स को, वहाँ पर जाकर ये स्टोर कर लिया जाएगा, और जब आपको इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो इसको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, क्लियर है? ये है पूरा प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस का, यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये। क्लियर? अभी मैं ये नहीं करा रही हूँ कि इसको कौन फेवर कर रहा है, कौन इसके अगेंस्ट है, वो मैं आगे करवाऊंगी, जिसमें हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल का। ठीक है, अभी के लिए इतना आप लोग याद रखें।
इसके बाद इसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसमें जब आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल की ज़रूरत पड़ती है बढ़ाने की तो आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाते हो। बस एक दो स्टेप्स अलग होते हैं, एंजाइम्स भी अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत किससे होगी? ग्लाइकोजन से। उल्टा चलाना है ना, तो शुरुआत होगी ग्लाइकोजन से। कहाँ हो रहा होगा? लिवर में, अकर्स इन लिवर। ठीक है, सबसे पहले आप ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये तो उससे भी आसान है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो कि एक डी ब्रांचिंग एंजाइम है। ठीक है, ये है डी ब्रांचिंग एंजाइम, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, एंड फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना दिया जाएगा ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। बस यही है, यही है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये देख लो, इसको करने में कितना समय लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये है आपका ग्लाइकोजन का पूरा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस होती है। सबसे पहले हमारे पास देखो पर्टिकुलरली 7 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है, जो कि मैं मेन ही करवाऊंगी आपको, क्योंकि इसके अलावा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पहला है, सबसे पहली होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी से, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा वॉन गर्ग डिसीज, और इस बीमारी में लिवर पर असर होता है। दूसरा है लाइसोसोमल एसिड माल्टेज की डेफिशिएंसी से, जिसको आप लोग पॉम्प डिसीज के नाम से जानते हैं, और इसमें स्केलेटल और कार्डियल मसल्स अफेक्ट होंगी। ठीक है, फिर हमारे पास है टाइप 3, जिसको आप लोग फोर्ब्स कॉरी डिसीज या सिंपली कॉरी डिसीज के नाम से भी जानते हो। इस बीमारी में ग्लाइकोजन डी ब्रांचर एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, और ये बीमारी लिवर पे असर डालती है। ठीक है, मेन अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो है लिवर। फिर नेक्स्ट है टाइप 4 डी ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है एंडरसन डिसीज ये कॉज करेगा, और इसमें भी लिवर ही अफेक्ट होता है। टाइप 5 है मसल फॉस्फोराइलेज की कमी से होने वाली मैकार्डल डिसीज, ये काफ़ी पूछी जाती है, इसको याद रखेगा। इसमें स्केलेटल मसल्स मेनली अफेक्ट होती है। टाइप 6 जो है लिवर फॉस्फोराइलेज हर्ट्स डिसीज ये कॉज करेगा, और लिवर ही इसमें अफेक्टेड होता है। टाइप 7 है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से होने वाली टॉरॉइड डिसीज, जिसमें स्केलेटल मसल्स अफेक्टेड होती हैं। ये सारी की सारी बीमारियां याद रखना। ठीक है, इनको बस एक बार देख लेना। ये 7 टाइप्स ऑफ बीमारियां हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना इसको याद करो, ना इसको और ना ही इसको। ठीक है जी, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, ये डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। मैं बस इसको बता देती हूँ सबसे पहले कि इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले शब्दों को तोड़ लो। यहाँ पर अगर बात की जाए, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब है न्यू, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये है क्या? ये होता है सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। इसी प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में। क्लियर है, समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट। अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पाइरुविक एसिड, ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि ग्लिसरॉल, जैसे कि ग्लूकोजेनिक या ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है,
तो इनमें से आपको एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी हेल्प से जब आप ग्लूकोज बनाते हो, इसी प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है जी, ये सिंपल सी चीज़ है। कब बनेगा ये? जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये ग्लाइकोलाइसिस का बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 स्टेप्स होते हैं, इसमें 11 स्टेप्स होंगे। ठीक है, 4 एंजाइम्स अलग होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है जी, उसमें नीचे की तरफ एरो होगा, इसमें ऊपर की तरफ एरो होगा। सिर्फ 4 एंजाइम्स हैं जो कि अलग होते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, बाकी सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम होंगी, एग्जैक्टली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है। ठीक है जी, बस यही सारी चीज़ें हैं कि उसमें 10 स्टेप्स हैं, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर? तो एक बार देख लो, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि क्या आपको चीज़ें याद रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, वो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि वो याद है तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट, एक स्टेप जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर वो यही है। उसमें 10 स्टेप थे, इसमें 11 है। 11वां स्टेप यही है, पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में, जो इस्तेमाल करेगा फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। बस ये एक ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप है जो इसमें आपको याद रखना है। बाकी आप खुद ही देख लो, फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तीसरा एंजाइम जो अलग है वो ये रहा, फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, वहां पर इस स्टेप के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यूज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? और चौथा जो एंजाइम अलग है वो सबसे लास्ट स्टेप के अंदर होगा, वहाँ पर हेक्सोकाइनेज यूज़ किया था, यहाँ पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज आप यूज़ करते हो। ये है आपका पूरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस आपको बहुत अच्छे से आ गया था, तो ये भी आराम से आ ही जाएगा। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, दोबारा देख लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा है जिसमें आप पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हो, फिर ये कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में। ख़त्म, बस ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका किस तरीके से हम रेगुलेशन करते हैं हार्मोन्स की हेल्प से, ये आपको यहाँ पर बताना था। अब अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो नॉर्मल रेंज अगर फास्टिंग के टाइम पर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना नॉर्मल रेंज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। और अगर खाने के तुरंत बाद यानी कि पोस्ट प्रेंडियल बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 140 के अप्रॉक्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है नॉर्मल रेंज। अब मान लीजिए कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, तो उस ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं और वो क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है इंसुलिन। देखो, इंसुलिन को हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अब इसका मतलब क्या है? हाइपो का मतलब होता है लो और ग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड ग्लूकोज। तो एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे उसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाएगा। जो इंसुलिन है ये रिलीज किया जाता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना, कम करना, ताकि जो आपका ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। और ये कम करता कैसे है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा, तो इवेंचुअली आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट है ग्लूकेगॉन, जो कि हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन।
अब इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, हाई करना, ठीक है। ये रिलीज किया जाता है पैनक्रियाज के अल्फा सेल से, और जैसे कि मैंने आपसे कहा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे करेगा? जो एक्सेस ग्लाइकोजन आपने स्टोर किया है उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा, तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज एड्रेनलिन। ये रिलीज किया जाता है एड्रीनल मेड्यूला से, और इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ये रिलीज तब होगा जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और अब इमरजेंसी में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा यूज़ होता है, तो ज़्यादा यूज़ होता है इसका मतलब है आपको ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ये भी इंक्रीज करेगा, इसको आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी स्ट्रेस होगा तो उस समय भी आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज करना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको ग्रोथ हार्मोन की ब्लड ग्लूकोज लेवल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सारे के सारे हार्मोन्स, कहाँ से वो रिलीज होते हैं और उनके क्या क्या एक्शंस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। अब देखो, ये समझाने से पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि डायबिटीज़ होती क्या है। सिंपली डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, मेलाइटस और इंसाइपिडस। यहाँ पर सिर्फ आपको मेलाइटस ही पढ़ना है, इंसाइपिडस एडीएच से रिलेटेड है, वैसोप्रेसिन से, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको सिर्फ बात करनी है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इसमें होगा क्या, देखो ये सिंपली जो हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि इनको डायबिटीज़ है, वो वाला है, ठीक है। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, ठीक है। अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो उसी कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, और ये हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जाना जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखो होगा कब, जब वो हार्मोन डेफिशिएंट हो जाएगा जो कि इस अमाउंट को रेगुलेट करता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ऐसा हार्मोन है इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में याद रखिएगा इंसुलिन की कमी होगी। इंसुलिन अगर कम होगा तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, देखो रिलेटेड है, इंसुलिन कम है तो इसका मतलब है ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये कम नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि ये भाई सिंपल सी बात है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करवा पाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इसी कंडीशन को तो डायबिटीज़ मेलाइटिस बोला गया है, ठीक है। यही कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्लियर। तो ये होता है भाई डायबिटीज़ मेलाइटिस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ये 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। सबसे पहले अगर बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस की, टाइप 1 की, तो ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर बीटा सेल का, और अगर बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो पाएगा, और यही सारी चीज़ें होती हैं। ये चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से, पैनक्रियाज के। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यानी कि जो बेसिकली इंसुलिन के काम को रोका जाता है यहाँ पे, क्लियर। रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी जो कि ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और ऐसी सिचुएशन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाता है, ठीक है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होगा, अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मे रिजॉल्व पोस्ट डिलीवरी बट इंक्रीजेस टाइप ऑफ टाइप 2 लेटर, ठीक है। तो ये 3 टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटिस के, और इसी के ही साथ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई इस चैप्टर के अंदर अब नहीं होगी। हम लोग मिलेंगे इसी यूनिट के 2nd चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।